हेलो स्टूडेंट्स, कल की जो क्लास थी अपनी उसमें हमने अभिक्रिया के वेग को पढ़ा था, रीड किया था और किस प्रकार से अभिक्रिया वेग क्या होता है, उसके किस टाइप से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमने दो क्लासेस में स्टडी किया। अब इस तीसरी क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। मीन्स जो अभिक्रिया वेग था उसको कौन कौन से कारक है वो कारक अभिक्रिया वेग को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करेंगे। तो टोटल 6 फैक्टर्स हैं, 6 कारक है, 6 कारक है जो कि अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसमें पहला है अभिकारकों की सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरा ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चौथा उत्प्रेरकों का प्रभाव इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। पांचवा अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल या अभिकारकों का सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और 6 नंबर पे विकिरण का प्रभाव इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। मतलब टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो कि अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित को। टोटल कुल 6 फैक्टर्स हैं जो कि अभिक्रिया वेग को क्या कर रहे हैं, प्रभावित है। अब ये जो 6 कारक है वो अभिक्रिया वेग को किस किस प्रकार से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सभी जो 6 कारक है अगर उनका विस्तृत अध्ययन करें तो पहला कारक अभिकारकों की सांद्रता, कि अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब दैर्घ्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, दैर्घ्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, क्रिया नियम के अनुसार, दैर्घ्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता मीन्स दैर्घ्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। अगर अभिकारकों की सांद्रता को अगर बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता की क्या है यहाँ पे, समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब दोनों बराबर है। इंक्रीज क्या होंगे, अगर अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ रही है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अभिकारकों की सांद्रता के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है तो अभिक्रिया वेग में भी क्या आएगी, कमी। तो मतलब सीधा सा है, यदि अभिकारकों की सांद्रता के मान को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ेगा। अगर अभिकारकों की सांद्रता में क्या की जाए, कमी की जाए तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगी, कमी। मतलब अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अभिकारकों की सांद्रता के मान में कमी आएगी तो अभिक्रिया वेग के मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति, कि अभिकारकों उत्पादों की प्रकृति है वो अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो किसी भी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है अगर वो प्रोग्रेस में है, यदि अभिक्रिया अगर रनिंग में है तो मतलब अभिक्रिया जब चल रही होती है तो अभिकारक है उसके कुछ पुराने जो बॉन्ड्स हैं, बंध है, वो टूटते हैं और उत्पादों में नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शंस, अभिक्रिया की प्रगति के दौरान अभिकारकों के कुछ बंधों का जो पुराने बंध है वो टूटते हैं, उत्पादों में नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मतलब अभिकारक और उत्पादों की प्रकृति भी अभिक्रिया वेग को क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब बंध का टूटना और बंध का बनना दोनों है वो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक वो आयनिक प्रकृति का है, तो आयनिक जो अभिक्रिया होती है उसका अभिक्रिया वेग क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू ठीक है सहसंयोजक अभिक्रिया। यानी आयनिक अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया वेग क्या होता है, ज्यादा, और सहसंयोजक जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया वेग क्या होता है, कम होता है। इसको हम एग्जांपल्स या रिएक्शन से एक्सप्लेन करें। जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं, ट्वाइस NO प्लस O2,
ये जो अभिक्रिया है वो 2000 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होती है, कंप्लीट होती है और किसका निर्माण करेगी, ट्वाइस NO2 का क्या करेगी, निर्माण। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया क्या होती है, अधिक तापमान पे संपन्न होती है। तो मतलब ये अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया है। कौन सी है, आयनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्वाइस CO+O2, ठीक है, और किसका निर्माण होता है, ट्वाइस CO2 का, ट्वाइस CO+O2 और किसका निर्माण हो रहा है, ट्वाइस CO2 का। तो इस अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो वेग क्या यहाँ पे स्लो है, मतलब ये तीव्र गति की अभिक्रिया है और ये कौन सी है, धीमी गति की अभिक्रिया है। ऊपर वाली किसमें है, तीव्र गति की, क्योंकि अभिक्रिया उच्च ताप पर संपन्न हो रही है, ठीक है। ऊपर वाली जो अभिक्रिया है उसमें वेग है वो अधिक है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया किस पे हो रही है, उस ताप पे क्या हो रही है, संपन्न। और नीचे वाले जो अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया का वेग क्या है, धीमी गति की अभिक्रिया है, और धीमी गति की अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया वेग भी इसका क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव मींस ताप है वो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो मतलब किसी भी अभिक्रियाओं के में अगर अभिकारक है, अगर उसके ताप को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, ताप को बढ़ाया जाए, तो अभिकारकों के ताप को अगर बढ़ाएंगे तो अभिकारकों में टक्करों की संख्या, अभिकारक जैसे ये अभिकारक है ये अभिकारक है, दोनों में आपस में टक्कर बढ़ेगी। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मान में क्या आएगी, वृद्धि होगी, और अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि के कारण अभिक्रिया का वेग है वो वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब सीधा सा है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मतलब अगर मैं ताप को बढ़ाऊं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर ताप को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो अभिक्रिया जो वेग है, ठीक है, अभिक्रिया वेग है, उस अभिक्रिया वेग के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि किसी भी अभिक्रिया उसके ताप को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया वेग के मान में क्या होगी, वृद्धि। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग वो कितना हो जाता है, दुगुना या तिगुना। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाएं, कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को क्या करें, इंक्रीज करें, तो अभिक्रिया जो वेग है वो 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना, वो 3 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब ताप का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि अभिक्रिया के ताप को बढ़ाया जाए तो अभिकारक के अणु हैं उसमें टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या अगर बढ़ेगी तो सीधा सा अभिकारक है उसकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, और अभिकारक अगर उसकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, दुगुना या क्या हो जाएगा, तिगुना। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होती है, संपन्न होती है। यदि उस अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, दुगुना या तिगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, उत्प्रेरकों का प्रभाव, कि उत्प्रेरक है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, लेकिन उत्प्रेरकों को अभिक्रिया के वेग को डायरेक्टली प्रभावित ना करके इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है सक्रियण ऊर्जा के। अभिक्रिया वेग व्युत्क्रमानुपाती सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, अभिक्रिया वेग है वो सक्रियण ऊर्जा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उत्प्रेरक है वो अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। यदि अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी होगी तो अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक को मिला दिया जाए तो
तो उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा, मतलब अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है उसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो उत्प्रेरक है वो अभिकारक है, उसकी सक्रिय ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें कि ट्वाइस H2 प्लस I2 और ट्वाइस HI का क्या हो गया, फॉर्मेशन। ये फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम H2 प्लस I2 और ये कैटालिस्ट ओरम की प्रेजेंस में करवाएं और ट्वाइस HI का क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन। तो जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो उत्प्रेरक है, उसकी अनुपस्थिति में संपन्न हो रही है, और नीचे वाली जो अभिक्रिया है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। यहाँ पे हमने ओरम कैटालिस्ट ले रखा है, गोल्ड ओरम, ठीक है। तो मतलब ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग क्या रहेगा, तीव्र रहेगा, और इस अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होगा, धीमा होगा। क्या होगा, धीमा। तो मतलब ये अभिक्रिया है उसका रेट स्पीड मतलब मोर होगा, और इस अभिक्रिया है उसका रेट स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। नेक्स्ट बात करें अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल मींस सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल है वो भी अभिक्रिया वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे ये अभिकारक है और इस अभिकारक का सतही क्षेत्रफल कौन सा हो गया, जो इस चौक है, इस चौक का ये जो बाहर का जो एरिया है वो इसकी सतह का क्या हो गया, क्षेत्रफल। अगर इस चौक को बारीक पीस दिया जाए और उसको पाउडर बना दे तो इस चौक के सतही क्षेत्र और फैला दिया जाए तो इस चौक के सतही क्षेत्रफल के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मतलब सतही क्षेत्रफल के मान में वृद्धि होने के कारण अभिक्रिया वेग के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो सीधा सा है कि अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग समानुपाती होगा किसके, अभिकारकों के सतही क्षेत्रफल के। अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारकों के सतही क्षेत्रफल के, अभिकारकों के सतही क्षेत्रफल की क्या होगा, समानुपाती। यदि अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिक्रिया वेग का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो मतलब सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉलिड कंडीशन में है तो सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एमोर्फस सॉलिड जिसको हम बोलते हैं एक्रिस्टलीय ठोस या पाउडर सॉलिड, और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मतलब एमोर्फस सॉलिड है और जो पाउडर सॉलिड है उसका सतही क्षेत्रफल, उसका सतही क्षेत्रफल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, मोर होता है। पाउडर सॉलिड है उसका सतही क्षेत्रफल है वो क्रिस्टलाइन के कंपेयर में क्या होगा, मोर होगा। तो मतलब जो पाउडरेट सॉलिड है, ठीक है, उसका जो अभिक्रिया वेग है वो क्रिस्टलीय जो ठोस है, ठीक है, उसके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए विकिरण का प्रभाव, कि विकिरण है वो किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, ठीक है। विकिरण वो किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो मतलब वे विक्रियाएं जो कि विकिरण की उपस्थिति में, वे विक्रियाएं जो कि विकिरण मतलब लाइट की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है, उनके लिए विक्रिया, उसका विक्रिया वेग है वो लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली विक्रियाओं के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो विकिरण की उपस्थिति में या लाइट की उपस्थिति में या पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होने वाली विक्रियाओं का वेग है वो लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली विक्रियाओं के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, जैसे H2 प्लस Cl2, एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 और ट्वाइस HCl का क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन H2 प्लस Cl2 और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ट्वाइस HCl का, और ये विक्रिया लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न हो रही है। और दूसरा एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 और लाइट की प्रेजेंस ले ली, ठीक है, ये क्या पे क्या है, लाइट है, ठीक है। तो लाइट की यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस है। तो लाइट की प्रेजेंस में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है उसका अभिक्रिया वेग क्या होता है, तीव्र होता है। और लाइट की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होगी उनका अभिक्रिया वेग है वो कौन सा होगा, धीमा होगा।
ठीक है। तो लाइट की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो कि लाइट की उपस्थिति में संपन्न होती है उनका अभिक्रिया वेग है वो लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं की कंपेयर में या उनकी तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो इस अभिक्रिया का वेग है वो इससे ऊपर वाली अभिक्रिया की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो टोटल 6 फैक्टर्स हैं, टोटल 6 कारक है जो कि अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। टोटल 6 कारक है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता, यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाए तो अभिक्रिया वेग का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, अभिकारक उत्पादों की प्रकृति, यदि अभिकारक आयनिक प्रकृति का तो अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा, यदि अभिकारक है वो ठीक है संयोजक प्रकृति का तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, धीमा होगा। तीसरा, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यदि किसी भी अभिक्रिया के ताप को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, किसी भी अभिक्रिया के ताप को क्या करे, बढ़ाया जाए, तो अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणु हैं उसमें टक्करों की संख्या के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और टक्कर बढ़ने के कारण अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का जो वेग है, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का वेग वो कितना हो जाएगा, दुगुना या क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। चौथा फैक्टर उत्प्रेरकों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, यदि ध्यान दें अभिक्रिया वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, सक्रिय ऊर्जा के। तो मतलब उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली करे। कैसे, क्योंकि उत्प्रेरक अगर किसी भी अभिक्रिया में मिला दिया जाए तो उत्प्रेरक उस अभिक्रिया में अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, और सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी होगी तो अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसको भी एग्जांपल से, ये 2 एग्जांपल से, उसमें एक HI का जो निर्माण है वो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है, और दूसरी अभिक्रिया उसमें हमने उत्प्रेरक कैटालिस्ट ले रखा है, ठीक है, कैटालिस्ट ओरम ले रखा है। तो मतलब जिसमें उत्प्रेरक हमने ले रखा है, कैटालिस्ट ले रखा है, वो अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, और जो अभिक्रिया है ठीक है उसमें किसी टाइप का कोई भी कैटालिस्ट नहीं है, वो अभिक्रिया क्या होती है, धीमी गति से संपन्न होती है। पांचवा, अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, तो मतलब अभिक्रिया वेग समानुपाती क्या होता है, अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल। तो मतलब अगर अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सॉलिड 2 टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं, पाउडर सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाउडर सॉलिड, पाउडर सॉलिड। तो पाउडर सॉलिड है उसका सतही क्षेत्रफल है वो क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होगा। तो पाउडर सॉलिड है उसका अभिक्रिया वेग है वो क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है विकिरण का प्रभाव, यदि अभिक्रिया लाइट की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसका अभिक्रिया वेग है वो लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं की तुलना में ज्यादा होता है। इसको भी हम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 2 अभिक्रिया हैं जिसमें दोनों में HCl का निर्माण हो रहा है। ये अभिक्रिया लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न हो रही है और ये अभिक्रिया लाइट की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग है वो लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया की तुलना में क्या होता है, तीव्र। तो ये अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है और ये अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। तो टोटल 6 कारक है जो कि अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखें अणुसंख्यता, अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अणुसंख्यता नेक्स्ट टॉपिक अभिक्रिया अणुसंख्यता, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की अणुसंख्यता, किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होगी,
अभिक्रिया अणुसंकेता क्या होती है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, उसे बोलते हैं अभिक्रिया अणुसंकेता, ठीक है, अभिक्रिया की अणुसंकेता, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, अभिक्रिया अणुसंकेता। तो मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया अणुसंकेता कहलाती है। क्या कहलाएगी, अभिक्रिया अणुसंकेता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो इस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, अणुसंकेता कहलाएगी। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के कितने अणु भाग ले रहे हैं वो आसानी से हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है उसको आसानी से देख के बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया की जो अणुसंकेता वो सैद्धांतिक मान है, ठीक है। अणुसंकेता कौन सा मान है, सैद्धांतिक। अणुसंकेता सैद्धांतिक मान है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी जो अणुसंकेता है वो अणुसंकेता क्या होगी, सैद्धांतिक मान होगी। दूसरी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें भाग लेने वाले अणु हैं उनकी जो नंबर है वो प्राकृत होते हैं। तो मतलब अणुसंकेता प्राकृत संख्या है। अणुसंकेता क्या है, प्राकृतिक संख्या। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु हैं वो प्राकृत, जैसे लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में की अणुसंकेता 0 नहीं होती, इट कैन नॉट बी 0, क्योंकि अभिकारक के अणु 0 होंगे नहीं। अगर अभिकारक के अणु 0 हो गए तो अभिक्रिया का अस्तित्व नहीं है। तो अभी अणुसंकेता का मान 0 नहीं होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में की अणुसंकेता वो कभी भी 0 नहीं होती। अब अभिक्रिया की अणुसंकेता को अगर हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। अगर NH4NO2 का विघटन करें, डिकम्पोजिशन करें, तो N2 प्लस ट्वाइस H2 का क्या होगा, निर्वात। अगर अमोनियम नाइट्राइट है, अगर उसका डिकम्पोजिशन करे, हीट करके उसको क्या करे, विघटित करे, तो नाइट्रोजन गैस और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु का क्या होगा, निर्माण। अब इस अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक का अणु भाग ले रहा है, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, एक अभिकारक का अणु भाग ले रहा है। तो इस अभिक्रिया की जो अणुसंकेता है, इस अभिक्रिया की जो अणुसंकेता है वो कितनी होगी, 1 होगी। इस अभिक्रिया की अणुसंकेता कितनी होगी, 1। दूसरा एग्जांपल है H2O2। दूसरा एग्जांपल है H2O2। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन करें, विघटित करें, तो H2O प्लस 1/2 O2 का क्या होगा, निर्माण। अगर H2O2 का क्या करें, डिकम्पोजिशन करें, तो H2O प्लस 1/2 O2 का क्या होगा, निर्माण। इस अभिक्रिया में भी अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, केवल एक अणु अभिकारक का भाग ले रहा है। तो इस अभिक्रिया की जो अणुसंकेता है,
ठीक है, वो भी कितनी होगी, 1 होगी। इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता भी कितनी होती है, 1। तीसरा एग्जांपल है, ठीक है, H2HI, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर विघटन करें तो H2 प्लस I2 का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु अभिकारक के क्या ले रहे हैं, भाग। इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में की जो अणु संख्यता है, ठीक है, वो अणु संख्यता का मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिकारक है, ठीक है, उसके 2 अणु भाग ले रहे हैं तो अणु संख्यता का मान कितना होगा, 2 होगा। चौथा एग्जांपल है, ठीक है, ट्वाइस FeCl3 प्लस SnCl4, ठीक है, ट्वाइस FeCl3 प्लस SnCl4, तो किसका निर्माण होगा, ट्वाइस FeCl2 प्लस Sn, ठीक है, ट्वाइस FeCl2 प्लस SnCl4 का। ट्वाइस FeCl3 प्लस SnCl2 किसका निर्माण हो रहा है, ट्वाइस FeCl2 प्लस SnCl4 का क्या हो रहा है, निर्माण। इस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले, 2 और 1 कितने, 3। 2 अणु तो FeCl3 के, 2 मोल्स तो किसके हैं, FeCl3 के, और 1 मोल किसका है, SnCl2 का। तो मतलब 2 + 1 कितने हो गए, 2 + 1। तो इस अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का अणु संख्यता है, इस अभिक्रिया की जो अणु संख्यता का मान है वो मान कितना होगा, 3 होगा। इस अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की जो अणु संख्यता का मान है, वो अणु संख्यता का मान है, वो मान कितना होगा, 3। तो मतलब अभिक्रिया की अणु संख्यता है उसको आसानी से हम काउंट करके बता सकते हैं। इस अभिक्रिया की अणु संख्यता है तो ये सैद्धांतिक मान हो गया। अब देखो अणु संख्यता है, उसका मान नेचुरल नंबर 1 1 2 3 1 1 2 3 मतलब भिन्न संख्याएं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया की अणु संख्यता का मान कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब अभिकारक के अणु हैं वो कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर अभिकारक के अणु 0 हो गए तो अभिक्रिया का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो ये था अभिक्रिया अणु संख्यता, मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाएगी, अभिक्रिया अणु संख्यता कहलाएगी। अणु संख्यता सैद्धांतिक मान है, अणु संख्यता प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, अणु संख्यता का मान 0 नहीं होता है। और ये हैं अभिक्रिया की अणु संख्यता के एग्जांपल्स, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया कोटि क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की सांद्रता का कुल घातांक, अभिकारक के अणु की सांद्रता का कुल घातांक क्या कहलाएगा, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल सांद्रता का कुल घातांक, जिसपे अभिक्रिया वेग क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है, उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता का कुल घातांक, जिस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, जिस पर अभिक्रिया वेग
निर्भर करता है अभिक्रिया कोटि कहलाएगा। अभिक्रिया कोटि कहलाता है। अभिक्रिया कोटि कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता का कुल घातांक जिस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है क्या कहलाएगी? उस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। और अभिक्रिया कोटि है वो क्या होता है? प्रायोगिक मान है। मतलब किसी भी अभिक्रिया है उसकी कोटि को हम देख के नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कौन से अभिकारक है उसके ऊपर उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए अभिक्रिया कोटि है वो प्रायोगिक मान है। तो मतलब अभिक्रिया कोटि प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया कोटि कौन सा मान है? प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्राकृत संख्याएं भी हो सकती है और भिन्न संख्याएं भी हो सकती है। तो मतलब अभिक्रिया कोटि प्राकृत व भिन्न दोनों संख्याएं होती है। प्राकृत व भिन्न दोनों संख्याएं होती है। अभिक्रिया कोटि है वो प्राकृत भी होती है और भिन्न। अभिक्रिया कोटि का मान शून्य हो सकता है। अभिक्रिया कोटि का मान शून्य हो सकता है। अभिक्रिया कोटि का मान शून्य हो सकता है। तो मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों ठीक है की सांद्रता का कुल घातांक जिस पर अभिक्रिया वेग क्या करता है? निर्भर करता है। क्या कहलाएगी? अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि का मान कौन सा? अभिक्रिया कोटि कौन सा मान है? प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया कोटि प्राकृत व भिन्न ठीक है दोनों संख्या यानी प्राकृत और भिन्नात्मक दोनों संख्या होती है। अभिक्रिया कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। अब इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं अक्स A प्लस वाई बी और किसका निर्माण कर रही है? उत्पाद का निर्माण कर रही है। अब इस अभिक्रिया का वेग dc अपॉन dt समानुपाती। अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक कौन है? A और B। तो A की पावर x और b की पावर y। a की पावर x और b की पावर y। तो a की पावर x a का घातांक x और b का घातांक कितना? y। तो x प्लस y इक्वल टू क्या होगा? अभिक्रिया कोटि, क्योंकि घातांकों का योग है। ठीक है तो इधर देखो अभिक्रिया में घातांक को योग कुल उसी को हम क्या करें? ठीक है उसी को अभिक्रिया कोटि करें तो x प्लस वाई यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया कोटि। दूसरे एग्जांपल है जैसे NH4 NO2 अमोनियम नाइट्राइड। व्हेन हीट अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड को अगर क्या करें? विघटित करें तो N2 और H2O का क्या होगा? निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया है उसकी अणुसंख्यता का मान 1 है और हमें पता है कि अभिक्रिया का वेग है वो NH4 NO2 की सांद्रता पे क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया वेग dc अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू NH4 NO2 प्रोपोर्शनल टू NH4 NO2। तो मतलब सीधा से NH4 NO2 के अणुओं की संख्या कितनी है? 1 तो पावर 1। तो अभिक्रिया की जो कोटि है यहाँ पे अभिक्रिया कोटि है वो अभिक्रिया कोटि का मान कितना होगा? 1 होगा। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया जो कोटि का मान है वो अभिक्रिया कोटि का मान कितना होगा? 1 होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है हम दूसरा एग्जांपल है ठीक है FeCl3 प्लस SnCl2 ट्वाइस। थर्ड एग्जांपल और जिसका निर्माण होगा ट्वाइस FeCl2 ठीक है प्लस SnCl4। इस अभिक्रिया है उसमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं।
कितने ले रहे हैं? 3। तो अभिक्रिया वेग dc/dt समानुपाती FeCl3 की पावर 2 और SnCl2 की पावर कितनी? 1। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि है, ठीक है, अभिक्रिया कोटि यहाँ पावर कितनी होगी? 2 + 1, तो 2 + 1 = 3। तो इस अभिक्रिया की कोटि है वो कोटि कितनी आ गई? 3 आ गई। तो मतलब सीधा सा है, सिंपल सा है। अभिक्रिया कोटि क्या होगा? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की सांद्रता का कुल घातांक, ठीक है, जिस पर अभिक्रिया वेग क्या करता है? निर्भर करता है। क्या कहलाएगी? अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि कौन सा मान है? प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया कोटि है वो प्राकृतिक व भिन्न दोनों संख्याएं होती है। अभिक्रिया कोटि का मान 0 भी हो सकता है, और उसको हमने इन 3 एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था कि अभिक्रिया कोटि क्या होती है और अभिक्रिया, ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया कोटि। तो ये बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको पुटअप होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस, अंतर, अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। ठीक है, अणुसंख्यता व अभिक्रिया कोटि में अंतर। इंपोर्टेंट 2 नंबर का मार्क्स या 1 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आरबीएससी एंड सीबीएसई में। ठीक है, अभी अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि में अंतर। अभी अणुसंख्यता और अभिक्रिया कोटि में क्या क्या अंतर है, तो हमने दोनों हमने स्टडी की थी। अभी हमने दोनों स्टडी की थी कि अणुसंख्यता क्या होगी और अभिक्रिया कोटि क्या होगी। अभिक्रिया कोटि क्या होती है, अणुसंख्यता अभिक्रिया कोटि होती क्या है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अभिक्रिया अणुसंख्यता स्टडी की थी, पढ़ा था। तो अणुसंख्यता क्या थी? ठीक है, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जो अभिकारक के अणु में भाग लेगी, क्या कहलाएगी? अणुसंख्यता। और यहाँ घातांकों का क्या होता है? योग होता है। अणुसंख्यता को कौन सा मान था? सैद्धांतिक। तो मतलब अणुसंख्यता सैद्धांतिक मान होती है, सैद्धांतिक मान है। ठीक है, और अभिक्रिया कोटि कौन सा होगा? अभी देखा था कौन सा? प्रायोगिक। अभिक्रिया कोटि प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया कोटि कौन सा मान है? प्रायोगिक मान है। दूसरी बात करें दूसरे पॉइंट की, अभिक्रिया जो अणुसंख्यता है वो कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है, अणुसंख्यता का मान 0 नहीं होता है, और अभिक्रिया कोटि का मान 0 हो सकता है। अभिक्रिया कोटि का मान 0 हो सकता है। तीसरा देखें, अभी हमने देखा था अणुसंख्यता कौन से नंबर थे, कौन सी संख्या थे? प्राकृत संख्या। अणुसंख्यता प्राकृत संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 ठीक है, और ये कौन सी होगी? प्राकृत भी होगी और भिन्नात्मक भी होती है। अभिक्रिया कोटि प्राकृत एवं भिन्नात्मक।
प्राकृत एवं भिन्नात्मक होती है। प्राकृत भी होगी, भिन्नात्मक भी, जैसे 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3। ठीक है, तो हमें पता है कि 0 भी होगी, 1/2 भी होती है, 1 भी होती है, 3/2, मतलब 0 भी होती है, प्राकृत संख्या भी होती है और भिन्नात्मक संख्या भी होती है। अभिक्रिया की जो अणुसंकेता है, अभिक्रिया की जो अणुसंकेता है वो सभी अभिक्रियाओं के ऊपर लागू नहीं होती। ठीक है, सभी अभिक्रिया के ऊपर लागू नहीं होती और ये केवल अभिक्रिया की क्रियाविधि को एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये केवल एलिमेंट्री जो रिएक्शंस है उसी के ऊपर लागू होगी और ये सभी अभिक्रियाओं के ऊपर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। इसी प्रकार से अणुसंकेता है, अणुसंकेता अभिक्रिया की क्रियाविधि, अणुसंकेता अभिक्रिया की क्रियाविधि को नहीं समझाता, नहीं समझाती। ठीक है, और ये अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया क्रियाविधि को समझाती है। अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाती है और अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाती नहीं है। तो मतलब अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि को नहीं समझाती है और ये अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाती है। तो इस टाइप से 4 डिफरेंस है किसके बीच, अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया अणुसंकेता। अणुसंकेता सैद्धांतिक मान, अभिक्रिया कोटि प्रायोगिक मान है। ठीक है, ये प्रायोगिक है और ये कौन सा है, सैद्धांतिक। अभी अणुसंकेता का मान 0 नहीं होता है, इसका मान 0 हो सकता है। अणुसंकेता प्राकृतिक संख्या है लाइक 1 2 3 4 और अभिक्रिया कोटि प्राकृतिक और भिन्नात्मक दोनों संख्याएं होती है। अणुसंकेता मान का अणुसंकेता है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि को नहीं एक्सप्लेन कर सकती और अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि को एक्सप्लेन कर सकती है। तो इस प्रकार से दोनों में क्या है, ये डिफरेंस है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चंस या 1 नंबर के क्वेश्चंस इसमें पुटअप होते हैं। मेरा अगर ये YouTube चैनल क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब मी। ठीक है, फॉर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।